हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। कक्षा 12वीं के अध्याय 1 संबंध एवं फलन के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्वोक्त लेक्चर में हम लोगों ने बड़े प्यार से संबंध क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया है। साथ ही साथ संबंध के अलग अलग प्रकार के बारे में भी हमने जाना है और वहां पे हमने स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ा, सम्मित संबंध के बारे में पढ़ा, संक्रामक के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ तुल्यता संबंध क्या होता है उसके बारे में भी हमने क्या किया है, अध्ययन कर लिया है। अब उन्हीं सबों का मिला के एक ऐसा मैजिकल यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई बच्चा इस पे एकदम नया आया है और आज का अगर वो लेक्चर देखता है तो भी उसको जितने पूर्वज चीजें हमने पढ़ाई है वो सारी बातें खूब अच्छे से क्या होगी, समझ में आ जाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना कोई देरी किए हुए और खूब ध्यान से बेटा इसको देखिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी कसर होगा तो 100% आपका क्या हो जाएगा, क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलें आरंभ करते हैं और देखें उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण भाई कह रहा है कि एक समुच्चय 1,2,3, एक समुच्चय में 1 से लेकर 3 तक अवयव हैं और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे एक विशेष प्रकार का संबंध पढ़ रहे हैं जहाँ पे एक समुच्चय स्वयं के साथ क्या करता है, संबंध बनाता है। मतलब ए संबंध बनाएगा ए के साथ ही, तो जितना अवयव ए में होगा वही अवयव कहाँ पाए जाएंगे, दूसरे वाले भी ए में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि एक समुच्चय ए जिसमें 3 अवयव 1 2 3 है, इनके बीच में संबंध कुछ इस प्रकार से स्थापित है कि आर सच दैट ए टू ए, मतलब ए और ए के बीच में आर ऐसे परिभाषित है कि पहला आर का मान है 1,1 1,2 1,3 2,2 3,3, यह ऑर्डर पेयर के रूप में क्या किया गया, लिखा गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पे कुल 7 आपके क्या है, प्रश्न दिए गए हैं। आपको सातों में चेक करना है, इस बात का ध्यान सुनिएगा, आपको यह चेक करना है कि इसमें कौन कौन से स्वतुल्य हैं, कौन कौन से सम्मित हैं और कौन कौन से संक्रामक है। तो चलें एक एक आरंभ करते हैं और सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पहला को देखते हैं कि भाई क्या यह स्वतुल्य है। तो इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताता हूँ कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य होता है तो कैसे होता है। स्वतुल्य संबंध के बारे में अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो यहाँ से जान जाएगा। कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए के जितने भी अवयव ए में अगर बिलोंग करते हैं तब यदि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, अगर ऐसा हो जाए कि अगर ए का ए में संबंध निकालें और ए कॉमा ए अगर आर में क्या हो जाए, बिलोंग्स हो जाए, तो हम कहते हैं कि आर जो हमारा होगा वह क्या होगा भाई, स्वतुल्य संबंध होगा, वह स्वतुल्य होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से बात आती है सममित की। सममित क्या कहता है भाई, सममित संबंध क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा हम लोग करें। अगर यह पहला हो गया हमारे, ये दूसरा, तो कहते हैं कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, अगर ऐसा हमें आर में मिल रहा है और अगर ऐसा मिल रहा है तब यदि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करता हो, अगर यह मिल जाए कि जो ए कॉमा बी है उसी का उल्टा बी कॉमा ए भी अगर आर में मिल जाए तो कहते हैं कि आर सममित होगा। ये सब लोग जानते हैं आर क्या होगा, सममित। वैसे ही बारी आती है संक्रामक की। संक्रामक क्या है भाई, तो संक्रामक कैसे समझते हैं हम, तो संक्रामक संबंध को जब हम लोग समझने जाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि यदि ए कॉमा, ध्यान समझना बेटा, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा इसके बाद अगर बी से कोई स्टार्ट हुआ है, बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, अगर यह है तब यदि हमें यह भी मिल जाए कि बी से बी को कैंसिल कर दो, क्या बचा ए कॉमा सी, तो यदि ए कॉमा सी भी आर में मिल जाए तो हम कहते हैं कि आर क्या है भाई, संक्रामक संबंध है। आर कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। आई बात समझ में। अगर यह आपको क्लियर है तो इसी के भी आप हम इसका क्या कर रहे हैं, अब आंसर निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे पहला हम चेक कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए, क्या स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो कहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर, मतलब हम इसके पहले अवयव को देखें तो 1,1 2,2 3,3, क्या यह आर में है क्या, तो यहाँ देखो 1,1 आपका है
फिर क्या है 2,2 भी है, फिर क्या है 3,3 भी है, उसके बाद और भी है। तो उसके बाद जो है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें यहाँ ये चेक करना है कि जितने अवयव है उनका संबंध उन्हीं के साथ है कि नहीं। अगर ऐसा ऑर्डर पेयर आया है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। तो यह पहली बात तो यहाँ पे निकल के आ गई कि पहला संबंध हमारा स्वतुल्य है। क्या दूसरा संबंध में ऐसी क्राइटेरिया है क्या, चेक करें। तो दूसरा हम देख रहे हैं कि 1,1 है, 1,1 है, क्या 2,2 है, 2,2 तो है ही नहीं। तो जब 2,2 है नहीं तो 3,3 के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। और यहीं पे हम कह देंगे कि 3 अगर हमारे एलिमेंट है तो तीनों के ऑर्डर पेयर होने चाहिए थे, जो नहीं है तो हम कहेंगे यह स्वतुल्य नहीं है। बहुत आसान है, यह स्वतुल्य नहीं। ठीक, अब बारी आती है तीसरे की, क्या यह संबंध स्वतुल्य है क्या। अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें तो सबसे पहले 1,1 ही नहीं आ रहा है, तो 1,1 ही नहीं है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि भैया यह स्वतुल्य नहीं है। बहुत सीधी सी बात है भाई, तो स्वतुल्य नहीं है। अगर यह स्वतुल्य नहीं है तो क्या चौथा स्वतुल्य है क्या, चेक करो ये स्वतुल्य है कि नहीं है। अगर चेक करने जाएंगे तो हमें मिला 1,1, ठीक है, 2,2, 3,3, एक एक्स्ट्रा मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 अवयव थे, तीनों का ऑर्डर पेयर मिले, स्वतुल्य है। बहुत बढ़िया, यह स्वतुल्य हो गया। समझ में आ रहा है, देखो कितना आसान है। वैसे ही अगर हम पांचवें की बात करें तो क्या पांचवें के बारे में हम कह सकते हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। जैसे 1,1 बिल्कुल है, 2,2 बिल्कुल है, 3,3 बिल्कुल है, उसके बाद भी बहुत सारे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह 3 हमको चाहिए थे, मिल गए भाई, स्वतुल्य है। सिंपल सी बात है, स्वतुल्य है। अब छठवें के बारे में बात करते हैं। छठवां क्या कहता है भाई कि यहाँ पे देखो, चेक करो कि क्या 1,1 है क्या। 1,1 कहीं दिखाई दे रहा है सर, 1,1 ही नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। बड़ी सीधी सी बात, ये भाई साहब स्वतुल्य नहीं। ठीक, वैसे ही इन भाई साहब को चेक किया जाए तो यह बिल्कुल छठवां और सातवां एक ही जैसे है, इसमें भी 1,1 नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और यह भी हमारा स्वतुल्य नहीं है, यह हमारा स्वतुल्य नहीं है। देखिए कितना आसान है। तो पहला हमने यहाँ पे चेक किया कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है, तो इसमें से कुछ हमें स्वतुल्य दिखाई दिए और कुछ स्वतुल्य नहीं दिखाई दिए। अब हम बात करेंगे किसकी, सममित के बारे में। सममित क्या कहता है भाई, सममित कहता है कि यदि a, b बिलोंग्स इन R, a, b बिलोंग्स इन R, तो b, a भी होना चाहिए। अब इसको कैसे समझे, तो मैंने आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में ये बात बताया था कि जितने भी स्वतुल्य होते हैं सब के सब सम्मित होते हैं, तो उनको तो भूल ही जाओ, और वो सब के सब संक्रामक भी होते हैं तो उनको भी भूल जाओ। इसका मतलब हुआ कि जितने तो मैंने ऐसे निशान लगा रखा है, तक का निशान लगा रखा, उनको तो छोड़ ही दो, शेष जो बच रहा है उनके बारे में चर्चा करें। जैसे देखो 1,2, तो क्या 2,1 भी है क्या, तो 1,2, लेकिन 2 से तो कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, तो 2,1 नहीं है, तो 2,1 नहीं है, इसका मतलब यह सममित नहीं है। क्या नहीं है भाई, सममित नहीं। बहुत सीधी सी बात, एकदम सीधा, नो बकवास, एकदम सीधी सी बात। दूसरा यहाँ पे देखिए 1,2 है, तो क्या 2,1 है, अगर 1,2 है और 2,1 है तो 1,2 सम्मित हो गया। हम एक एक करके चेक करते हैं ना, तो यहाँ एक एक चेक करेंगे, 1,2 हमारा सम्मित हो गया। अब कौन सा है 2,1, जब 2,1 है तो क्या 1,2 है, बिल्कुल 1,2 है, तो यह भी सम्मित। इसका मतलब है कि यह पूरा संबंध सम्मित है, इसमें कोई डाउट है नहीं, सम्मित है। ठीक, ऐसे ही यदि यहाँ पे 1,2 है तो 2,1 है क्या, तो 1,2 है तो 2,1 है, इसका मतलब यह हो गया सम्मित। अब दूसरी बारी 2,1 है तो 1,2 है क्या, 1,2 भी है तो यह भी सम्मित, इसका मतलब यह भी सम्मित है। देख रहे हो कितना आसान है। वैसे ही हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, ये तो सारे के सारे सम्मित हो गए। 1,2 है, क्या है 1,2 है, तो क्या 2,1 है क्या, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी 2,1 नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। बहुत सीधी सी बात, भाई साहब ये सममित नहीं है। अब आते हैं आगे, यहाँ देखिए ये तो तीनों होंगे, 1,2 है तो 2,1 है, बिल्कुल है, तो यह हो गया सममित। 2,1 है तो 1,2 है, बिल्कुल है, तो यह भी हो गया सममित। 2,3 है तो 3,2 यहाँ पे देखिए, तो यह भी सम्मित। अब 3,2 है तो 2,3 है क्या, बिल्कुल है, तो यह भी सम्मित। इसका मतलब यह सम्मित है, तो यह स्वतुल्य के साथ साथ क्या है, सम्मित है।
अब आते हैं यहाँ पे, ये भाई साहब स्वतुल्य तो नहीं है लेकिन सममित है क्या, 2,2, तो 2,2 यह आपका सममित होगा, क्लियर है, यह भी आपका सममित होगा। अब इसकी बारी आती है 1,2, तो 2,1 है क्या, है तो यह हो गया सममित, 2,1 है तो 1,2 है क्या, है तो यह भी सममित, इसका मतलब यह सममित हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को कि नहीं समझ में आ रही है? बहुत आसान है, अगर a, b तो b, a मिले तो सममित, नहीं मिले तो नहीं सममित, बड़ी सीधी सी बात। यहाँ पे आइए, 2,2 सममित होगा, 3,3 सममित होगा, 1,2 है तो 2,1 है क्या, नहीं है, तो यह स्वतुल्य के साथ साथ सममित भी नहीं है, यह सममित नहीं। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए कितना आसान है ये, अगर a, b मिला तो b, a होना चाहिए, अगर b, a है तो बढ़िया है, तब सममित है, अन्यथा सममित नहीं है। और एक एक करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब जैसे आपने स्वतुल्य और सममित चेक किया, उसी प्रकार से बारी आती है संक्रामक की। संक्रामक कैसे चेक करें, तो संक्रामक क्या कहता है, अगर a, b तो b, a है क्या, अगर a, b और b, a अवेलेबल है तो a, c भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर a, b है, अब b, c मिला ही नहीं, मतलब b से आरंभ होना मिला ही नहीं, तो उस केस में a, b ऑलरेडी आपका संक्रामक होगा, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो अगर ऐसा है तो चलिए करते हैं, चेक करते हैं। 1,2 है, ये सब तो होते हैं संक्रामक, 1,2 है तो 2 से आरंभ हो रहा है क्या, तो 2 से तो कुछ आरंभ नहीं हो रहा है, नहीं आरंभ हो रहा है तो यह संक्रामक होगा, कोई डाउट नहीं। अब बारी आती है 1,3, तो 1,3 है तो 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो यह भी क्या होगा, संक्रामक। इसका मतलब यह स्वतुल्य है, सममित तो नहीं है लेकिन क्या है, संक्रामक। कहानी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आया? यह संक्रामक हो गया। अब यहाँ पे विचार करते हैं थोड़ा, 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है क्या, तो 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2 1 यहाँ पे ले लो, जैसे 1, यहाँ पे देखो 1,2 है तो 2 से यहाँ पे आरंभ हो रहा है क्या, क्या आरंभ हो रहा है, 2,1 आरंभ हो रहा है, ठीक है, 2 से 2 को 2 कैंसिल करो, क्या बचा 1,1, तो क्या इस R में 1,1 है, बिल्कुल है, इसका मतलब 1,2 हमारा जो हुआ वह क्या हो गया, संक्रामक हो गया, तो यह तो हो गया आपका संक्रामक। अब बात करते हैं 2,1 है तो 1 से स्टार्ट हुआ है क्या, तो 1 से स्टार्ट हुआ आपका 1,2, 2,1 है तो 1 से स्टार्ट हुआ 1,2, आप 1 से 1 को कैंसिल करिए, क्या बचेगा 2,2, क्या 2,2 इसमें है, नहीं है, तो यह संक्रामक नहीं होगा, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं, क्लियर। अब आते हैं आगे, आगे हम कैसे समझेंगे इस बात को, हम यहीं पे सारा करके आपको दिखा देंगे, सब समझ में आ जाएगा कैसे हैं ये बड़े प्यारे हैं, बड़ी आसान है, आपको अच्छे सब समझ में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ देखिए बेटा 1,2 है, बिल्कुल है, क्या 2 से कुछ स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, 2,1, 2 से 2 को खत्म करो, क्या बचेगा 1,1, क्या 1,1 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, संक्रामक नहीं है, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो संक्रामक है नहीं संक्रामक। अब आते हैं यहाँ पे चौथे में 1,2 है, बिल्कुल है सर 1,2, क्या 2 से यहाँ पे कहीं आरंभ हो रहा है, बेटा ये सब तो पहले से संक्रामक है, क्या आरंभ हो रहा है, नहीं आरंभ हो रहा है, तो यह संक्रामक है, तो यह हो गया संक्रामक, यह संक्रामक हो जाएगा, जब है ही नहीं कोई, 2 से कोई आरंभ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात वो एकलौता ही संक्रामक है। अब आते हैं यहाँ पे देखो 1,2 है, बिल्कुल है, 1,2 है, बिल्कुल है, 2 से कोई आरंभ हुआ क्या, बिल्कुल आरंभ हुआ 2,1, 2 का 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा 1,1 है क्या, कहीं 1,1 बिल्कुल है, इसका मतलब यह हो गया संक्रामक, पहला संक्रामक हो गया। दूसरी बारी आती है 2,1 की, अच्छा उसका पहले सॉरी 2,1 से पहले 1,2 का 2 से संबंध एक और बन रहा है 2,3 का, तो यह भी देखते हैं 1,2 है, बिल्कुल है, 2,3 है, बिल्कुल है, 2 से 2 का गायब कर दो 1,3, क्या 1,3 इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है, 1,3 कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यह तय हो गया
कि यह वाला जो मैंने कह दिया था कि संक्रामक है, एक्चुअल में यही संक्रामक नहीं है। जब ये संक्रामक नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना जी, यह संक्रामक नहीं, यह किसी भी कीमत पे संक्रामक नहीं। अब आगे इसमें आइए, आपका देखिए 1,2 है, बिल्कुल है जी 1,2, 1,2 है हमारा। अब आगे 2,1 है, बिल्कुल 2,1 है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1,1। क्या 1,1 कहीं एग्जिस्ट कर रहा सर? है ही नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो ये संक्रामक नहीं है ना, ये संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। यहाँ ये 1,2, 2 से कुछ आरंभ हो रहा है तो 2 से कुछ आरंभ नहीं हो रहा है। जब नहीं आरंभ हो रहा है तो यह संक्रामक होगा, ध्यान रखिएगा। जब 2 से कुछ नहीं मिला तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये बड़े प्यार से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो कम से कम यार एक लाइक तो बनता है यार, इस पे कम से कम एक लाइक तो बनता है। एक लाइक आप लोग दबा दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे आए हो इस चैनल पे, तो चैनल से क्या करें, जुड़ जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां सर्च मारिए बड़े बात दीजिए सर, और वहां से टेलीग्राम पे भी क्या हो जाइए, आराम से जुड़ जाइए। तो चलिए आनंद उठाइए इस क्वेश्चन के साथ, नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उसका पहले उदाहरण नंबर 1 हमने करा दिया है, अब बात आज करेंगे हम उदाहरण नंबर 2 के। देखते हैं जितनी पॉसिबल होगा आज की क्लास में हम लोग लेंगे तो उदाहरण नंबर 2 तक करेंगे, और फिर उसका अगला लेक्चर जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो संबंधों के प्रकार समझने के बाद से अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, बहुत ही प्यारा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। बेटा अब यहाँ से एकदम एकदम ध्यान केंद्रित करके आप ब्लैक बोर्ड पे देखें, और आपको एक एक छोटी छोटी बातें खूब अच्छे से क्या होगी यहाँ पे समझ में आएंगी। देखो कहानी क्या है, कहानी ऐसा है कि आप जानते हैं कि किसी समुच्चय को लिखने के दो विधियां, एक तो हमारा जो है वह है आपका रोस्टर विधि, और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। जब रोस्टर विधि में दिया गया होता है ना, तो संबंध प्रदर्शित करना बड़ा आसान होता है, बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में लिख देता है कौन किससे संबंधित है, ऑर्डर पेयर में करके लिख देता है, बड़ी आसानी समझ में आता है। लेकिन जब वही कहानी आपकी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे दिया जाता है तो अब बड़ा सरल नहीं होता है, पर हम समझाएंगे आपको बहुत प्यार से, बहुत ढंग से। अब इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपका कोई भी इसमें पॉइंट छूटेगा नहीं। तो एकदम बिल्कुल केंद्रित होके आप ध्यान से देखिए, और एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं, और आपको सारे खूब आराम से क्या होंगे, समझ में आएंगे। तो चलिए आराम करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या कहता है उदाहरण नंबर 2, तो चेक करते हैं उदाहरण नंबर 2 को। कह रहा है कि मान लीजिए कि डी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक क्या है, समुच्चय। समतल का मतलब है जैसे ब्लैक बोर्ड हमारा हो गया प्लेन है, एक प्लेन में उपस्थित जितने भी आपके त्रिभुज हैं, तो कैसे त्रिभुज होंगे हमारे भाई? तो हमारे त्रिभुज समकोण हो सकते हैं, समद्विबाहु हो सकते हैं, समबाहु हो सकते हैं, और भी कई प्रकार के आपके क्या हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं। ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये सब के सब एक समतल पे हैं, और उन्हीं समतलों पे मौजूद होने वाले या पाए जाने वाले त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो हमारा क्या है, कैपिटल टी। ये हमें दिया हुआ है। आगे समुच्चय टी में मतलब टी का संबंध टी के साथ है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो संबंध हम पढ़ रहे हैं। संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि T1 कामा T2, T1 है पहले वाले समुच्चय का अवयव, T2 है दूसरे वाले समुच्चय का अवयव। ऐसे तो ऑर्डर लिखे जाते हैं, ऑर्डर पे ऐसे लिखे जाते हैं ना परमिटिव। तो हमारा T1 कामा T2 R में बिलोंग्स है, जहां पे यह परिभाषित है कि T1 T2 के क्या है, सर्वांश। मतलब यहाँ पे जो T1 और T2 के बीच में परिभाषा दी गई है वो ऐसा है कि T1 T2 के सर्वांशम। इसका मतलब सर्वांशम का अर्थ क्या था, कक्षा 9 में आपने पहली बार सर्वांशम के बारे में पढ़ा होगा, कंग्रुएंट के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे कहा गया होगा कि ऐसे त्रिभुज जिसका आमाप तथा आकार दोनों कैसे हो, एक समान हो, जिनके शेप और साइज कैसे हो, एक समान हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वांशम त्रिभुज कहलाते हैं। तो कह रहा है कि T1 और T2 के बीच में जो संबंध है वो एक दूसरे का सर्वांशम है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको यह सिद्ध करना है कि R का
जो आर है वो कैसे संबंध को प्रदर्शित कर रहा है? तुल्यता संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। पहली बात, तुल्यता क्या? तो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और क्या हो? संक्रामक। मतलब अगर तुल्यता की जांच करनी है तो आपको 3 जांचें यहाँ पे करनी पड़ेगी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर इन तीनों करने में आप कामयाब हो गए तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक यह क्या हो जाएगा, आपका एक प्रकार का यह तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। उसके पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लो, जैसे मान लो थोड़ा सा डायग्रामिक रूप में आप समझ लो कि जैसे हमने कहा कि मान लो कि यह हमारा एक समुच्चय टी है। पहला क्वेश्चन है, खूब ठीक से समझ लीजिए, इसमें समस्त प्रकार के आपके त्रिभुज दिए गए हैं। हमने कहा कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमने कहा कि यह एक समबाहु है, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाले। फिर हमने कहा कि समद्विबाहु है, मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, उसी प्रकार से एक डिफरेंट टाइप का हमने कोई त्रिभुज ले लिया, और ऐसे बहुत सारे त्रिभुज। तो टी का संबंध टी के साथ है बेटा, एक और यहाँ पर टी हमारा ऐसे ही कुछ बनेगा, और इसमें बिल्कुल यही आएंगे, समकोण आएगा। फिर उसके बाद से क्या आएगा, समबाहु आएगा। फिर क्या आएगा, समद्विबाहु आएगा। फिर क्या आएगा, कुछ ऐसे एक त्रिभुज आ जाएगा। फिर ऐसे और आ जाएगा। अब टी के बीच में ऐसा संबंध है, या संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, कोण संबंधित है समकोण से, समबाहु संबंधित है समबाहु से, समद्विबाहु संबंधित है समद्विबाहु से, और एक अन्य त्रिभुज संबंधित है एक अन्य त्रिभुज से। अच्छा, प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? क्यों एक समकोण एक समद्विबाहु से या समबाहु से नहीं संबंधित है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है, देखो यहाँ कि अगर यह T1 है और यह T2 है, इसमें से किसी को भी T1 ले लो, किसी को भी T2 ले लो, ठीक? तो कह रहा है कि भाई T1 T2 के सर्वांग सम है, ये बात का ध्यान रखना। इसका मतलब जो T1 है वो T2 के सर्वांग सम है। तो तभी ना होगा जब दो त्रिभुज आपस में आमाप और आकार में कैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। इसका मतलब समकोण समकोण के सर्वांग सम होगा, समबाहु समबाहु का होगा, समद्विबाहु समद्विबाहु का होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध करना कि आर एक कैसे संबंध है, तुल्यता संबंध। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान है, इसको बहुत ठीक से आप समझिए और आपको बहुत मजा भी आएगा। कैसे, देखो, जैसे मान लो कि यह एक समकोण त्रिभुज है, जरूरी नहीं एकदम समकोणल है, कोई भी ले सकता है। हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया और कहा कि मान लीजिए यह भुजा है 3 सेंटीमीटर, या भी भुजा 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, और दोनों समकोण है। इसका नाम ले लिया T1 और इसका नाम क्या ले लिया, T2। तो जाहिर सी बात है कि आप कहोगे कि सर T1 सर्वांगसम होगा T2 के, क्योंकि इनका आकार भी एक जैसा और इनका आमाप भी कैसा है, एक जैसा, इसलिए T1 T2 का क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। आ रही कहानी समझ में? अगर ऐसा है तो हम किसी समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर सकते हैं। ये मान लें कि एक समबाहु त्रिभुज है, 3-3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, एक अन्य समबाहु त्रिभुज है, यहाँ भी 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाली है। तो जाहिर सी बात, अगर यह T1 ले लें या ले लें T2, तो भी तो कहोगे कि सर T1 सर्वांगसम है T2। इसका मतलब है कि एक समतल पे दिए हुए जितने भी आपके त्रिभुजें हैं, उन त्रिभुज में से कोई भी एक जैसी दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम। और ये बहुत कहने वाली बात भी नहीं है बेटा, क्योंकि टी में जो पाए जा रहे हैं वही यहाँ पे टी में पाया जा रहा है, कुछ अलग नहीं पाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यही समकोण उठ के यहाँ पे आएगा, यही समबाहु जो है वह यहाँ पे उठ गया। इनके भुजाओं में कोई अंतर भी नहीं आएगा ना, क्योंकि जस्ट जो यहाँ पे है जिस माप का है उसी माप का यहाँ पे भी है। तो जाहिर सी बात है यह इसके क्या होगा, एक प्रकार का सर्वांश। आई बात समझ में? अब आगे इस प्रश्न का हल कैसे करें, कैसे इसका हल निकालें? तो इसका हल निकालने के लिए आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे एक बात समझनी है कि आप तैयारी का लेवल इंटर में होता है हमारा, और उसमें हमें अच्छे नंबर गेन करने होते हैं, और वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसे कैसे लिखें अपने कॉपी को तो एग्जामिनर बहुत कम समय हमारे कॉपी पे दे। जितना एग्जामिनर का समय कम से कम वो देगा आपको, उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर समय देगा तो वो आप में कमियां ढूंढेगा, और आप कुछ ऐसा कॉपी लिखे हैं कि उसमें कमियां ढूंढने की कोई संभावना नहीं बन रही है। एग्जामिनर देखेगा कॉपी, उसको पसंद आएगी, तुरंत पेन उठाएगा,
सिग्नेचर मारेगा, नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस प्रश्न को इतने प्यारे प्यारे ढंग से करेंगे, इतने ढंग से करेंगे उसको कि एग्जामिनर को रुकने का मौका ही ना मिले, बस देखे आगे बढ़े। मतलब आप एग्जामिनर को समझाओ तो सर पहले यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, मतलब एग्जामिनर का अपना दिमाग लगाने की कोई खास जरूरत यहाँ पे ना। और जब ऐसा करोगे तो 101% है कि आपके नंबर एकदम शानदार नंबर उठ के आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने वहां पे बहुत समय नहीं दिया है। अगर एग्जामिनर समय देगा तो एक एक लाइन पढ़ेगा, एक एक गलतियां ढूंढेगा, और फिर वहां पे आप क्या हो जाएंगे, समस्या में फंसेंगे। तो चलिए कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं कि जिसमें खूब शानदार इसको कर सके। तो कैसे करेंगे, तो उसको आइए यहाँ पे करने का तरीका दिखाता हूँ। ज्यामिति में कुछ ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, वही तरीका मैं यहाँ पे उठाता हूँ। सब आपको इसका हल ज्ञात करना है, तो चलिए हल। सबसे पहले काम करो बेटा, जो दिया है उसे लिखो। तो आप लिखो दिया है, सबसे पहला काम, बिना कुछ सोचे समझे ये लिखो दिया है। क्या दिया है भाई? तो सर्वप्रथम दिया टी। टी क्या है? तो टी हमारा कह रहा है कि किसी समतल में स्थिर समत्रिभुज या समत्रिभुजों का यह एक समुच्चय है। ठीक, साथ में टी और टी के बीच में आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि आर सच दैट टी टू टी की आर का मान दिया है T1, T2, जहां सच दैट T1 T2 के सर्वांग में, यह हमारा संबंध दे रखा है, सर्वांग संबंध। ठीक है, यह आपने लिख दिया कि भैया दिया। एग्जामिनर को एकदम भली भांति चीज दिखाई देगा तो अच्छा इतना दिया हुआ है, फिर आगे अब आगे आप लिखो कि सिद्ध करना है। दिया है ना कि संबंध तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है सर, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। तो वह आपके हिस्से में दिया हुआ है। कह रहा है कि आर एक तुल्यता संबंध है, यह सिद्ध करना है। आर एक तुल्यता संबंध है। अब अगर आर तुल्यता संबंध होगा तो तुल्यता की परिभाषा क्या कहती है? तुल्यता की परिभाषा कहती है कि आर स्वतुल्य भी होगा, आर सममित भी होगा, और आर क्या होगा, संक्रामक भी होगा। अर्थात एक तुल्यता की जांच करने के लिए आपको स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक की क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। तो हम लिख रहे हैं आर एक तुल्यता संबंध हो, इसी को और अच्छे से लिखने के लिए अर्थात आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, या संक्रामक संबंध होता है। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना। अब सिद्ध करने की बारी आती है, तो सबसे पहले लिखे उपपत्ति। उपपत्ति लिखो या सिद्ध लिखो, बातें लिखो। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखोगे? तो उपपत्ति में लिखोगे आर एक तुल्यता संबंध हो, आर एक तुल्यता संबंध हो, इसके लिए, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सर्वप्रथम आपको जांच करनी पड़ेगी कि आर स्वतुल्य संबंध है क्या। आप जांच करो कि आर स्वतुल्य संबंध है क्या, स्वतुल्य संबंध है क्या। अगर यह जांच करने में कामयाब हो गए तो फिर आगे बढ़ना। अब यहां से बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा हूं मैं। यहां मैं कह रहा हूं कि यदि T1, T2 बिलोंग्स इन, अब ये देख दे बच्चे घबरा जाते हैं, कह रहे यार तो ये कहीं दिया ही नहीं है, सर ने कहा लिख दिया। अरे सर यहाँ देखिए ना, आर परिभाषित है T1, T2 का होगा, आर के बाहर है क्या? आर ही में एग्जिस्ट करता है ना, तभी तो इसके बारे में लिखा है। तो यह कह रहे हैं कि T1, T2 बिलोंग्स इन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ दिया, यहाँ निकल के आता है अगर T1, T2 आर में है तो T1, T2 के सर्वांश में, T1, T2 के क्या है, सर्वांश। बहुत बढ़िया, इतना बात तुमने लिख दिया।
अब मान लो कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजाएं हैं 3 4 5। इसी को इसका एक कॉपी कर लिया यहाँ पे दूसरा। अब मान लो इसका नाम दिया था T1, इसकी अगर इसी का कॉपी किया तो इसकी भुजाएं 4 3 और 5 होगी। क्लियर है? तो अगर यह T1 है तो यह भी क्या होगा, T1। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह इसके सर्वांशम है क्या? अरे बिल्कुल होगा सर। कैसे होगा? देखो, जैसे मान लो कि ये दो हथेलियां हमारी, क्या ये दोनों एक दूसरे के सर्वांशम है? कैसे जांच करें? तो अगर एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली अगर हम रखें तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। ऐसे ही अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, इनका आमाप और आकार दोनों का कैसा है, एक जैसा है। इसलिए कोई भी वस्तु या कोई भी विशेष वस्तु या त्रिभुज या जो कुछ भी लो, अगर स्वयं के साथ ही अगर आप कंपेयर करो तो प्रत्येक वस्तु अपने आप के साथ सदैव क्या होता है, सर्वांशम होता है। तो हमारा यह एक त्रिभुज जो है वह स्वयं के साथ क्या होगा, सर्वांशम होगा। तो अगर T1 T2 के सर्वांशम है, अर्थात हम यह भी तो कह सकते हैं, तो यहां से निकल के आता है कि सर T1 के ही सर्वांशम होगा, के ही सर्वांशम होगा। यह तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर यह सर्वांशम होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो, जब हमारा T1 T2 बिलोंग्स R था तो हमने कहा था कि T1 T2 के सर्वांशम है। अब कह रहे हैं कि T1 के ही सर्वांशम होगा, अर्थात T1 T1 बिलोंग्स इन R। तब T1 T1 भी R में होगा। अगर T1 T1 R में होगा, अर्थात यहां से निकल के आता है कि R एक स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। आई कहानी समझ में? बहुत आसान है। पहले को लिखो कि भाई जो दिया है वहीं से लिखो, T1 T2 बिलोंग्स इन R। तो जाहिर सी बात है कि T1 T2 के सर्वांशम होगा। अगर T1 T2 के सर्वांशम है तो T1 के सर्वांशम 100% होगा जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो T1 के सर्वांशम है। अगर T1 के सर्वांशम हो गया तो T1 T2 कहाँ रहेगा, यह भी तो R में पाया जाएगा। अगर यह R में पाया गया तो R एक कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। तो हमने तुल्यता की जांच करने के लिए एक संबंध यहाँ पे क्या कर लिया, स्थापित कर दिया, एक जांच हमने सिद्ध कर दिया। अब बढ़ते हैं हम सम्मित की तरफ। तो सम्मित क्या कहता है देखते हैं। तो दूसरी जांच हम करेंगे सम्मित के लिए। अब सम्मित क्या कह रहा है देखो, तो दूसरा यहाँ पे लिखो, स्वतंत्रता आपने निकाल ही लिया। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे सममित संबंध। अब सम्मित संबंध की जांच कैसे होती है? तो आप कहते हैं कि यदि A, B बिलोंग्स इन R, A, B यदि R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो R एक सम्मित होगा, नहीं हुआ R सम्मित नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं ऐसा है क्या। तो आप लिखेंगे यदि, जो दिया हम वहीं से करेंगे बेटा, यदि T1 T2 बिलोंग्स इन R, तो इसका मतलब क्या है, तो यह निकल के आता है कि T1 T2 के सर्वांशम है, T1 T2 के सर्वांशम है। अब देखो, सपोज ध्यान समझना, यह एक त्रिभुज है T1 और एक अन्य त्रिभुज है T2, और दोनों समबाहु त्रिभुज है। और कहा कि T1 T2 के क्या है, सर्वांशम। अब मैं इसे पलट दे रहा हूँ, T2 के लेके आ रहा हूँ पहले, अब बाद में लेके जाता हूँ T1 को। क्या अब T1 के सर्वांशम नहीं होगा क्या? अरे एकदम होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यह हथेली इस हथेली के सर्वांशम है। अब हथेलियों का स्थान अगर बदल दें, जहाँ पहला हथेली है वहां पे दूसरा आ जाए, और जहाँ दूसरा था वहां पे पहला चला जाए, तो क्या अब ये दोनों एक दूसरे के सर्वांशम नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इसी को अब हम आगे लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो हमने कहा कि T1 T2 R के सर्वांशम है, तो यह तो एकदम तय है कि T2 T1 के भी सर्वांशम होगा, के भी सर्वांशम
होगा। और जब हमारा T2 T1 के सर्वांग होगा अर्थात T2 कामा T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, यह भी कहाँ मौजूद होगा, आर में मौजूद होगा। तो देखिए ए कॉमा बी आर में गया तो बी कॉमा ए भी आर में पाया जा रहा है ना, अगर यह आर में आ गया दैट मीन्स कि आर एक सममित संबंध है। आर एक कैसा संबंध है, सममित संबंध है। तो बहुत बढ़िया, हमने आर को स्वतुल्य निकाल दिया, आर को हमने सम्मत निकाल दिया। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा क्या कहता है, यहाँ पे देखो, तीसरा कहता है कि क्या संक्रामक भी है क्या। अगर संक्रामक हो जाए तो आपका काम बन जाए। तो देखते हैं संक्रामक की, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध कैसे लिखते हैं ये देखिएगा ध्यान। हमने कहा जो दिया वही से करेंगे, और तो कोई हमारे पास उपाय है नहीं। तो हम लोग कहेंगे यदि यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स इन आर, T1 कामा T2 बिलोंग्स इन आर तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स इन आर। अभी जैसे बच्चे देखते हैं T2 कामा T3 घबरा जाते हैं, कहां से आ गए। अरे बहुत आसान है, जैसे देखो एक त्रिभुज ये है T1, एक अन्य त्रिभुज है T2, एक और अन्य त्रिभुज है T3। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, जब एक समतल पे सारे त्रिभुज हैं तो त्रिभुजों की संख्या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एक जैसे, इसमें कौन सी बड़ी बात। अब क्या रहेगा T1 T2 के सर्वांग। दूसरा जो T2 है हमारा, तो थोड़ा और बड़ा बनाना है, जो T2 है हमारा वह सर्वांशम है किसके, T3, यह दिया। तो T1 सर्वांशम T2 के, T2 सर्वांशम T3 के, तो क्या बेटा T1 हमारा T3 के सर्वांशम नहीं होगा क्या, 101% होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये तो होगा ही होगा। तो अगर होगा तो इसी को करते हैं आगे, कैसा करेंगे देखिएगा। पहले जो लिखा हमने उसको लिखते हैं। अगर आपने कहा कि यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स इन आर तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स इन आर, तो निकल के आता है यहाँ से कि T1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि T1 T2 के सर्वांशम है, T1 T2 के सर्वांशम है तथा T2 T3 के सर्वांशम है। यहां से यही बात निकल के आती है के सर्वांशम है। अब अगर T1 T2 के सर्वांशम और T2 T3 के सर्वांशम है, तो जाहिर सी बात है कि T1 T3 के भी सर्वांशम होगा, के भी सर्वांशम होगा, यह तो एकदम क्लियर है, सर्वांशम होगा। अगर T1 T3 के सर्वांशम होगा, जब T1 T2 के सर्वांशम था तो T1 T2 के सर्वांशम है, अब T1 T3 के सर्वांशम है, दैट मीन्स कि T1 कामा T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। तो अब T1 कामा T3 भी आर में पाया जाएगा। अगर आपने यह निकाल दिया कि A कमा B बिलोंग्स इन आर, B कमा C बिलोंग्स इन आर, और तब आपको प्राप्त हो गया कि A कमा C बिलोंग्स इन आर, तो जाहिर सी बात है आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों चीज निकाल दिया कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है, आर आपका संक्रामक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः अतः 1 2 व 3 से, और 1 2 व 3 से क्या कहोगे भाई, आप कहोगे कि आर एक तुल्यता संबंध है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आगे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। क्या लिखोगे बेटा, हैंस प्रूफ। देखिए कितना आसान है, कितना मजेदार है, कुछ नहीं करना है, यह एक पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपको सारा काम आगे क्या करना है करना। अब बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ मत करना बेटा। पहले तो लिख लो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, तो कह रहा है कि आपका दिया ठीक है किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। आर आपका दिया का T1 का T2, जिसमें T1 T2 का क्या है, सर्वांशम है। तो आप बस सिद्ध करो कि आर एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है, और बहुत प्यार से धीरे धीरे ऐसे आप करके क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, और बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। चलिए कम से कम एक लाइक दबा दीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ।
तो उदाहरण 2 के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। क्या कहता है उदाहरण 3? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब बिल्कुल वही पैटर्न जो पहले अपनाया था वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं थोड़ा। कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक क्या है समुच्चय। तो एक समतल में समस्त रेखाएं, रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, रेखाएं मान लीजिए लंबवत होती हैं, कई तरीके की रेखाएं पाई जाती है एक समतल में। तो यह कह रहा है कि समस्त रेखाओं का ये क्या है? L एक समुच्चय है। अब कह रहा है कि L और L के बीच में एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R बराबर L1 L2, जहां L1 L2 पर क्या है? लंब। यह कुछ ऐसा परिभाषित है कि L1 जो है वो L2 पर क्या है? लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है। R जो हमारा है वह सममित तो है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संकर। हमको ये क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करिए। और यहाँ पे आइए सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे के दिया है, बिना कुछ सोचे समझे आप लिखो फटाक से के दिया। क्या दिया भाई? तो आप पहले L के बारे में लिखो। L क्या है? तो L यह एक समुच्चय कैसा है? तो किसी समतल में स्थित स्थित समस्त रेखाओं का, समस्त रेखाओं का यह हमारा एक प्रकार का समुच्चय। अब L तथा L के बीच में R कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि R such that L to L, जहां R का मान है हमारा L1, L2 such that L1 L2 पर लंब है, कुछ ऐसा है, लंब है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है सर? ये समझिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है भाई? तो यहाँ से जो लिखा गया है यहाँ पे वही लिखिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। यह हमें सिद्ध करना, न ही संक्रामक। अब कैसे सिद्ध करेंगे? तो जैसे किया था वैसे करें। चलते हैं उपपद पे, और उपपद पे देखिए कैसे इसको किया जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले अगर यह संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, तो एक बार जांच तो करें कि सच में ऐसा है कि नहीं है, तभी तो सिद्ध होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि चूंकि टी ठीक है सॉरी, चूंकि L समस्त रेखाओं का समुच्चय है, रेखाओं का समुच्चय है, इसलिए R के संबंधों के लिए या R के संबंध के लिए, R के संबंध के लिए, अब पहला संबंध हम जांच कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या R स्वतुल्य है। क्या R के लिए हम जांच कर रहे हैं कि स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो आपका स्वतुल्य संबंध में दिया कि यदि, ध्यान से देखना, यदि L1, L2 belongs in R, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब निकल के आता है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। मतलब ध्यान से देखो कि जैसे मान लो कि मैं यहां समझा रहा हूं कि एक रेखा हो गई हमारी यह, इसको नाम दे दिया L2, और एक रेखा हो गई L1। तो देखो L1 L2 पर क्या है? लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यह एक दूसरे पर लंब है तो L1 L2 कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? R में बिलोंग कर रहे हैं। अब कहानी ये है कि अगर L1 ले लें, यह L1 अगर हम ले लें, तो क्या L1 L1 पर ही लंब होगा क्या? आप ध्यान से देखो, अगर एक और L1 ले लें
तो क्या यह दोनों L1 एक दूसरे पर लंब है ना? L1 L1 पे लंब नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जबकि L1 L1 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि L1 L1 पर लंब नहीं है, और जब L1 L1 पर लंब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि L1 L1 नॉट बिलोंग्स इन R होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये लंब होता तब वो R में होता है, जबकि लंब ही नहीं है, L1 L1 पर लंब नहीं है, इसका मतलब R में वो नहीं पाया जाएगा, और जब R में नहीं पाया जाएगा तो R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह बात यहाँ से क्लियर। तो पहली बात समझ में आ गई आपको? तो R हमारा एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आगे, अगर यह स्वतुल्य नहीं है तो सममित है क्या? चलिए समझते हैं। दूसरा, सममित संबंध। अब सममित संबंध को कैसे जांच करेंगे? तो सममित संबंध के लिए यही कहता है कि A, B अगर R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। चेक करते हैं। यदि L1, L2 बिलोंग्स इन R, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। अब देखो, L1 अगर L2 पर लंब है, जैसे यहाँ पे यह है L1 और यह है L2, यह L2 और यह L1। अगर L1 L2 पर लंब है तो अगर इसी को पलटे तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। ठीक? थोड़ा सा अगर इसे रोटेट करें, इसे घुमाएं, तो यह हमारी ऐसी डायग्राम बन जाएगी, फिर ऊपर चला जाएगा L2 और यह हो जाएगा L1, तो क्या यह लंब नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हम यह भी कह पाएंगे, अगर L1 L2 पे लंब है, इसका मतलब हुआ कि L2 L1 पर भी लंब होगा। सिंपल सी बात है, पर भी लंब होगा। और जब आपका L2 L1 पर भी लंब होगा तो जाहिर सी बात है कि L2, L1 इज आल्सो बिलोंग्स इन R, ये R में पाया जाएगा। अगर R में पाया गया मतलब A, B बिलोंग्स इन R, तो B, A अगर R में पाया गया तो R एक सममित संबंध है। सिंपल सी बात है, R एक सममित संबंध है। तो इस प्रकार से आप ये जांच कर देखिए R कैसा संबंध है? सममित संबंध है। अब अगर R सममित संबंध है तो क्या संक्रामक है? क्या, थोड़ा ये भी समझ लें। तो तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध। अब देखिए कैसे कहेंगे आप, फिर वही बात कि यदि L1, L2 बिलोंग्स इन R तथा L2, L3 बिलोंग्स इन R, माने आपकी बार हमने 3 ले लिया। कैसे लिया तो देखना बेटा, हमने कहा कि मान लो कि यह L1 है, यह L2 है, यह एक दूसरे पे क्या है? लंबवत है। दूसरा L2 जो है L3 पर लंब है, तो ऐसे इसको आगे बढ़ाया और एक L3 ऐसे ले लिया, तो यह L2 हमारा L3 पे भी तो लंब होगा। क्लियर है? लेकिन क्या अब L1 L3 पर लंब होगा? क्या नहीं, L1 तो L3 पर लंबे नहीं है, वो तो एक दूसरे का समानांतर दिखाई दे रहा है, वो लंब नहीं है। तो इसके बारे में पहले लिखो, आप लिखो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है। इसका मतलब तो यही हुआ, लंब हुआ। किंतु किंतु क्या लिखोगे? किंतु L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं होगा। यह क्लियर नहीं होगा, यह एक दूसरे पर लंब नहीं होगा, जबकि जबकि एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर है। अगर यह एक दूसरे के लंब नहीं होगा तो यहां से निकल के आता है कि L1, L2 L1, L3 नॉट बिलोंग्स इन R, यह R में नहीं पाया जाएगा। जब R में नहीं पाया जाएगा तो R एक संक्रामक
संक्रामक संबंध नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। जब आर एक संक्रामक संबंध नहीं होगा तो देखिए पहले, दूसरे और तीसरे से क्या कहोगे, अर्थात आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, जबकि न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है संबंध है। अब कहाँ से आया भाई, तो आप यहाँ दिखा दीजिएगा कि साइड में यहाँ दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ जगह लेके लिख दे रहा हूँ। कहाँ से आपने लिखा, तो 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से, यह बात आपने बोला। या इसको यहाँ पे लिख देना कि 1 2 व 3 से, और उसके बाद से ये लिख देना, और यही हमको सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमारी बात क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़िएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर किसी प्रकार को समझने में दिक्कत हो रहा है तो यह भी बताइएगा कि हमको सब क्या हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना प्यारे ढंग से आपको बताया जा रहा है। और कमाल की बात, जैसा आपके बुक में दिया ना बेटा, वैसे तो भाई समझ जाइए कि अजीबे है, वो समझ से बिल्कुल बाहर है। यह पैटर्न अपनाइए, एकदम आसान है और सिंपल है। तो लीजिए थोड़ा समय इसे नोट करिए, अब फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो उदाहरण 3 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। देखिए क्या है, बहुत प्यारा है, क्योंकि यह रोस्टर विधि के रूप से आया है। तो रोस्टर विधि में तो करना बड़ा आसान है भाई, उसमें तो बहुत ज्यादा बातें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कहता है देखो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, एक समुच्चय के अंदर 1 2 3 आपके अवयव हैं, में एक संबंध है आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न सम्मित है और न ही संक्रामक है। आपको सिद्ध करना है। ऐसे तो क्वेश्चन करा दिए पहले भाई, अगर याद होगा तो पहले जो मैंने मैजिकल एक एग्जाम्पल लिया था उसमें ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। लेकिन चलो तो भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, इसका हल कैसे करोगे, इसका हमें सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या दिया, यही सबसे बेस्ट तरीका है, आप लिखिए दिया है। वैसे तो बिना इतना लिखे हुए भी आप इसको फटाफट कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। दिया एक समुच्चय, समुच्चय का नाम नहीं दिया तो मैंने मान लिया, माना ए इक्वल टू 1 2 3, यह दिया। और ए और ए के बीच में आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि आर सब्जेक्ट ए टू ए, जहां आर का मान दिया है 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 2 3, ऐसे दिया है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, तो आपको सिद्ध करना है यहाँ पे कि भाई आर जो है हमारा, आर वह एक स्वतुल्य संबंध है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक, न ही संक्रामक। आई बात समझ में? अब कैसे सिद्ध करें, तो बहुत बेस्ट तरीका है इसका समझने का। देख लो, आइए ऊपर पे, और ऊपर पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं आर के संबंधों के लिए, आर के संबंधों के लिए, और आर के संबंधों के लिए आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या यह स्वतुल्य संबंध है। पहला स्वतुल्य संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध में तो हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स इन आर अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो आप कहेंगे कि चूंकि 1 1 बिलोंग्स इन आर, देखो 2 2 बिलोंग्स इन आर, तथा 3 3 बिलोंग्स इन आर,
ठीक, देखो ना 1,1 बिलोंग्स इन आर, 2,2 बिलोंग्स इन आर, 3,3 बिलोंग्स इन आर, और यही 1 2 3 है, तो यही तो होने चाहिए। इसका मतलब A, A अर्थात फॉर ऑल A, बिलोंग्स इन आर। अगर यह आर में हो गए तो जाहिर सी बात है आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। यहां से हमारा स्वतुल्य सिद्ध हो गया। दूसरी बात, सममित संबंध, सममित संबंध। अब कैसे जांच करोगे सममित संबंध? चलिए यहाँ पे देखते हैं सममित संबंध कैसे जांच करेंगे। तो हमने कहा था कि जितने भी आपके स्वतुल्य होते हैं वो सममित होते हैं। तो 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा। अब सममित के लिए अगर A, B बिलोंग्स इन R है तो B, A भी R में होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? देखो आप यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स इन R दिया ना, 1,2 बिलोंग्स इन R, तो क्या 2,1 बिलोंग्स इन R है क्या? नहीं है सर। 1,2 बिलोंग्स इन R, जबकि 2,1 नॉट बिलोंग्स इन R, 2,1 R में है ही नहीं है। तो जब A, B R में हो और B, A R में ना हो तो उन परिस्थितियों में R सदैव ही एक सममित संबंध नहीं होता। तो यह एक सममित संबंध नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, यह एक सममित संबंध नहीं। अब आगे तीसरी हम बात करते हैं किसकी भाई? तो संक्रामक की। क्या कहता है संक्रामक बेटा? देखिए थोड़ा, संक्रामक तो बहुत शानदार, संक्रामक संबंध। और सब जितनी भी समस्या खड़ी होती है बच्चों को संक्रामक के संबंध में होती है और कहीं होती नहीं है। क्योंकि या तो बुक में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ दे देता है या कोई अध्यापक आपको थोड़ा सा गड़बड़ बताता है, तो उसके बाद से कहानी बिगड़ जाती है। संक्रामक आपको खूब ठीक से समझना है। मैंने शुरू में ही बताया होगा कि जितने आपके स्वतुल्य होते हैं वो सममित होते हैं, संक्रामक होते हैं। इनको तो भूल ही जाइए, तीनों को भूल जाइए। अब आ रहा है यहाँ पे देखो 1,2 आप कहेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स इन आर तथा 2 से स्टार्ट हुआ है क्या बेटा? बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। तथा 2,3 बिलोंग्स इन आर, यह आपको दो मिल रहा है। तो ऐसा ही तो बताया गया था कि अगर 1,2 मिल जाए और 2,3 मिल जाए तो 2 से 2 को गायब कर दो तो 1,3 भी तो मिलना चाहिए। क्या 1,3 है क्या? नहीं है। तो आप कहेंगे जबकि 1,3 नॉट बिलोंग्स इन आर, ये 1,3 आर में है ही नहीं। जब 1,3 आर में नहीं है तो जाहिर सी बात है आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। बहुत साफ बात है ही नहीं। अब देखो यह संक्रामक हुआ नहीं, सम्मित हुआ नहीं, तो केवल क्या है? स्वतुल्य है। तो हम लिखेंगे अतः 1, 2 व 3 से। अब क्या कहोगे भाई? तो कहोगे कि सर आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, जबकि न तो संक्रामक है और न ही सममित है, न ही सममित है। ठीक, थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ना तो ये संक्रामक है और ना ही सममित है। और देखे ध्यान से, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। आई कहानी समझ में? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल है। तो बेटा खूब प्यार से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। और हमें भाई 100 में 100 चाहिए, थोड़े बहुत के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। इतना मेहनत आपको थोड़े बहुत के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए एकदम लगन से पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों में इसलिए शेयर करिए कि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो और एक ये लंबा सा परिवार क्या हो सके, बन सके, जहाँ पे इंटर की तैयारी खूब ढंग से हम लोग क्या कर सके, करा सके। तो चलिए थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए, और उसके बाद से आज के लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 4 तक रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब तक आप चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में।